गरीब बाप की 5 बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा। भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू। अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है। अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीदकर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी साज सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं। अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद, सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी, तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा। क्या आपने खेत बेच दिया? अरे रेखा के बाद 4 बेटियां और ब्याही बाकी हैं। बगैर खेत के कल को क्या करेंगे, कुछ सोचा है? ये क्या किया? तो मैं और क्या करता गंगा? अगर खेत न बेचता तो आज कहाँ से लाता दहेज के पैसे। कुछ देर बाद रेखा की शादी होने के साथ गरीब बाप अपनी बेटी को दुआएं देकर विदा करता है, जिसके बाद वह गरीब बाप कभी ईंट की भट्टी पर काम करता तो कभी अनाज की बोरियां ढोता। एक रात रामदीन काम से थका मांदा घर आता है। उसके हाथ पाँव में फफोले पड़ चुके थे। ये क्या बाबूजी, आपके हाथों में फफोले कैसे पड़ गए? अरे बेटी, छोटी सी छीलन है, मैं ठीक हूँ। बाबूजी, अगर सब ठीक है तो आप अपनी चारों बेटियों से नजरें क्यों चुरा रही हैं? अरे बेटी, ऐसा कुछ नहीं। बाबूजी, आप जानते हैं ना कि आप हमसे झूठ नहीं बोल पाते। आपको हमारी कसम, सच बताइए। ये सुनकर गरीब बाप की आंखें तरबतर हो जाती हैं और वह अपने दिल का बोझ अपनी बेटियों के सामने खोलता है। पता नहीं उस भगवान ने मुझ गरीब की झोली में 5 बिटियां क्यों डाल दी। तुम भी सोचती होगी ना मेरी बेटियों की, कैसा मेरा गरीब बाप है। तुम्हें 2 वक्त की रोटी के सिवा तुम्हारे कोई अरमान पूरे न कर सका। ऐसा ना कहिए बाबूजी, ये क्या कम है कि आपके रहते हम बहनों को भूखे पेट रात काटनी पड़ी। अब आपकी बाकी बिटियां आपका कंधा बनेंगी, हम साथ मिलकर मेहनत करेंगी। अब रामदीन की चारों बिटिया भी अपने पिता के साथ काम करने लगी, जिसे देखकर एक रोज भट्टी पर काम करने वाला जीतलाल रामदीन की झड़कते हुए कहता है, अरे रामदीन, तू तो बड़ा बेशरम बाप निकला। जवान बेटियों को अपने साथ खटनी करता है। शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या बेटियों की कमाई से उनका ब्याह करेगा? अरे जब तेरे बस की नहीं थी तो क्या जरूरत थी गरीबी में 5 बिटियां पैदा करने की?
जीतलाल की ऐसी बातें सुनकर गरीब बूढ़े रामदीन की आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी नजर जमीन में गड़ी हुई मगर एक बेटी कहाँ चुप बैठने वाली थी। सही कहा चाचा, मगर आप तो बे औलाद हैं, फिर चंदा चाची क्यों खेतों में बनिहारी करती हैं? फिर आपकी नजर शर्म से क्यों नहीं झुकती? सुधा के सच्चे बोल जीतलाल के जुबान पर चुप्पी की चपत जड़ देती हैं। समय बीतता है और जोड़े हुए पैसों से छाया की शादी हो जाती है। यकीन नहीं होता गंगा कि मेरी दूसरी बेटी भी आज घर से विदा हो गई, मगर अभी मुझ गरीब बाप के कंधों पर 3 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी है। अजी फिक्र मत करो, जहाँ 2 बेटियों का बेड़ा पार हो गया 3 का भी हो जाएगा। रामदीन बिना रुके मेहनत किए जा रहा था। सारा दिन खेतों में काम करता और ज्यादा पैसे कमाने के खातिर शाम को भट्टी पर ईंट का बोझ ढोता, मगर धीरे धीरे सेहत उसका साथ छोड़ने लगी और आखिरकार उसे बीमारी के बिस्तर ने अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में गाँव वालों ने भी तीनों बहनों पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी। निशा, गौरी, सुधा, क्या हुआ मेरी बेटियों? आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई तुम? पता नहीं माँ, खुशियाँ जैसे हम गरीबों के घर का पता भूल गई हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बीमार पड़े हैं और हमें कोई भी काम नहीं दे रहा। अपनी बेटियों की बात सुनकर गरीब रामदीन का मन चिंताओं में घुले जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। समय बीतता गया, जिसके साथ उनके घर का चूल्हा जलने पर भी आफत पड़ गया। ये दिन दिखाने से अच्छा तो तू मेरी मिट्टी उठा ले भगवान। अभी तो 3 बेटियां ब्याहना बाकी हैं और तूने मुझे बीमारी की जकड़न में घेर लिया। अगर ये बाप अपनी बेटियों का कन्यादान किए बगैर मर गया तो फिर गांव जमाना मुझे धिक्कारेगा। अरे मुझ पर तौमत लगाएगा। कोई तो रास्ता दिखा भगवान। रामदीन कुड़ते हुए ऐसा कह ही रहा था कि दरवाजे पर उसके बचपन का दोस्त दयाराम आ खड़ा होता है, मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना का जवाब भेजा हो। रामदीन, मेरे दोस्त, ये क्या हालत बना ली है तूने? अरे दयाराम, तू बरसों बाद यहाँ? तू तो बड़ा बाबू साहब बन ठन कर आया है। अरे भगवान, चाय पानी तो पिलाओ। आज इस गरीब सुदामा के घर में उसका सखा आया है। गंगा जैसे तैसे दयाराम के लिए बगैर दूध के चाय बनाकर देती है। भूल चूक माफ करना भाई साहब, मगर इसके सिवा घर में कुछ नहीं है। दयाराम, इनसे मिल, ये मेरी बिटिया है, सुधा, गौरी और निशा। तीनों बहनें झट से दयाराम के पांव छूकर प्रणाम करती हैं। तीनों बहनों की छवि दयाराम के मन में बस जाती है और रामदीन और दयाराम काफी देर तक बात करते हैं और फिर बस मौत आने से पहले किसी तरह बेटियों के कन्यादान के कर्ज से उबर जाना चाहता हूँ। डरता हूँ कहीं मेरी बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। रामदीन, तू तो जानता है मेरे 3 बेटे हैं। तीनों अपने पैरों पर खड़े हैं। शहर में अच्छा खासा कारोबार और घर-बार है। बस मकान को घर बनाने वाली बहू चाहिए। अपनी तीनों बेटियां मेरी झोली में डाल दे। दयाराम की जुबान से ये सुनकर गरीब रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं और वह कहता है, अरे तूने तो मुझ गरीब बाप को कृतार्थ कर दिया। मेरी बेटियों को इतना अच्छा घर वर मिल रहा है। इस गरीब बाप को और क्या चाहिए। आखिरकार रामदीन की तीनों बेटियों की शादी एक ही मंडप में दयाराम के बेटों से हो जाती है। रामदीन ने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब बेटियों को इतनी ऊंची गृहस्थी नसीब होगी। कड़वा कथन है, मगर आज भी न जाने कितने गरीब बाप के कंधे बेटी के ब्याह के बाद आजीवन सूदखोर के ब्याज और कर्जदारों के बोझ तले दबे हुए हैं। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो। हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी।
अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी। लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है, लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना, अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके? मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। हर इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया, आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक न एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा, आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी। जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर। आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा, ऐसी बात है भैया? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा? राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है। 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन काली चरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी, आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा
शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है, अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अनीता पेड़ पर चढ़कर जामुन खा रही थी कि थोड़ी ही दूर पर 2 बुढ़े आदमी बातें कर रहे थे। तभी अनीता के दिमाग में कोई मस्ती सूझती है। ऊपर से ऐसे लग रहे हैं जैसे 2 अंडे उबल रहे हों, अभी इनकी टांट पर 2 जामुन फेंक कर मारती हूँ। ये बोलते ही अनीता उन बुढ़ों के टकले पर 2 जामुन फेंक कर मारती है। तभी वो दोनों बुढ़े अपना सर पकड़कर बोलते हैं, अरे कौन है ये? जामुन कैसे आया? मेरी चांद पर किसने मारा? अरे राम रे, मेरी चांद पर भी किसी ने 2 जामुन फेंक कर मारे। कैसे पागलों की तरह दोनों बुढ़े टुकुर टुकुर आसपास देख रहे, पर उन्हें क्या पता अनीता नाम की चिड़िया ऊपर से ही इन्हें फिर से जामुन मारने वाली है। ये गया। ये बोलकर अनीता फिर से उन दोनों के सर पर जामुन फेंक कर मारती है कि वो दोनों देख लेते हैं। अरे राम रे, अरे कौन है जो जामुन मार रहा है? अच्छा तो तू है अनीता की बच्ची। रुक जा चोरी, अभी तुझे बताता हूँ। जब 2 छली पड़ेंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा आप दोनों की बस की नहीं है मुझे पकड़ना, पहले मेरे पीछे भाग तो लो। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले, मैं तो चली नटखट अनीता। ये कहते अनीता भाग जाती है और रसोई की खिड़की से घुसकर रसोई में आकर अपने कपड़े ठीक कर लेती है और जामुन को छुपा देती है। इतने में सास वंदना की आवाज आती है, अरे ओ बहुरिया, तेरी रोटी सब्जी बनी कि नहीं? बन गई माँ जी, आपके लिए खाना लगा दूं? बड़ी देर कर दी, चला आजा साथ में खाना खाएंगे। जी माँ जी। दोनों सास बहू खाना खाने बैठते हैं कि इतने में दरवाजे पर रमेश और मुकेश आवाज लगाते हैं, अरे ओ वंदना, वंदना, बहन जी तनिक बाहर आइए, अपने बहू के कर्म को संभालिए। देख लीजिए, समझा लीजिए अपनी बहू को। बहू ये क्या है? अब दरवाजे पर फिर कोई तेरी शिकायत की दस्तक लेकर आया? क्या कांड करके आई है, बता दे मुझे पहले ही। कुछ नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाना ही बना रही थी। तू कुछ ना करे इसकी उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही नहीं सकती, मुझे ही जाना पड़ेगा बाहर। तभी खाना छोड़कर वंदना और उसके पीछे पीछे छुपकर अनीता जाती है और कहती है, बताइए क्या कर दिया मेरी बहू ने? हमारी जुबान थक जाएगी, लेकिन आपके बहू के कांड करने की गिनतियां कम नहीं होंगी। अभी 2 दिन पहले ही हम आपके दरवाजे पर आए थे कि आज उसने फिर हमें बुला लिया। पता भी है हम दोनों चुपचाप बैठे थे और पेड़ पर से जामुन फेंक फेंक कर हमारी सूनी चांद को तोड़ रही थी। और नहीं तो क्या, अरे सिर पर बाल होते तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन यहाँ तो 2 दर्द हैं। एक आपकी बहू ने जो जामुन मारा, दूसरा किस चांद पर एक भी बाल नहीं है। अब आपके सर पर एक भी बाल नहीं है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते ना अंकल जी। शर्म कर बहू, तू फिर बोली, हंसना बंद कर। देखो देखो
कैसे आपकी बहू आपके सामने ही हमारे ऊपर हंस रही है। अरे थोड़ा तो इसे कंट्रोल में करिए, पूरे गांव वालों को इसने परेशान कर रखा है। अरे ऐसी नटखट बहू ही आपको अपने बेटे से ब्याने की क्या जरूरत थी। भाई साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसके कान पकड़कर इसे समझाऊंगी। तभी वंदना की बात समझकर वह चले जाते हैं। बहू, तू सुधरेगी या नहीं, बता दे मुझे। माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस जामुन खा रही थी। पेड़ पर चढ़कर? अरे तुझे शर्म नहीं आती बहू, जो पेड़ पर चढ़ जाती है? तू कोई कुंवारा लड़का थोड़ी है, थोड़ी तो इज्जत रख बहू। इतना भी नटखट होना ठीक नहीं है। माँ जी बोर मत कीजिए, अब मैं जामुन खाने जा रही हूँ, बाय। ऐसा बोलकर अनीता अपने जामुन खाने चली जाती है। ऐसे ही जब वह कुएं से पानी भरकर ला रही थी तो फिर से उसके दिमाग में मस्ती सूझती है और वह मटका साइड में रखकर साथ वाली दुकान से पेन और पेपर मांगती है और लिखती है, सुनिए सुनिए, जिसको भी पैसे चाहिए वो मेरे पास आकर शाम को 5 बजे पैसे ले ले। अरे वाह, कलाकारी का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे तो हरिया चाचा का बहुत अच्छा मजाक उड़ेगा। बहुत पैसे वाले समझते हैं ना खुद को। भैया ये लो आपका पेन पेपर, शुक्रिया। ये बोलते ही अनीता उस पेपर के पीछे अपना थूक लगाकर हरिया चाचा के पीठ पर चुपके से चिपका देती है और वह साइकिल पर बैठकर अपने घर चला जाता है। आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ उसे पढ़कर खुश होते हैं। शाम को जब हरिया अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो आधे गांव वालों की भीड़ उसके घर के आगे थी और वह बोलता है, अरे क्या बात है, आप सब लोग मेरे घर के आगे क्यों खड़े हैं? क्या हुआ? हाँ भाई, पैसे दो ना, तुम शाम को पैसे देने वाले थे, इसलिए तो हम सारे लोग यहाँ आए हैं। अरे पगला गए हो क्या? हमने कब बोला, कब किया वादा कि हम पैसे देंगे? देखो हरिया, हमसे झूठ नहीं बोलवो। वो तुम अपने पीठ पीछे एक कागज पर लिखा कर घूम रहे थे कि जरूरतमंद आकर हमसे शाम को पैसे ले जाए। ये बात सुनकर हरिया अपने पीठ पीछे वह पर्चा निकालता है और देखकर कहता है, अरे ई सबू अनीता बहुरिया की वजह से हुआ है। तुम सब जानत नहीं हो का, वो गांव की सबसे नटखट बहू है, उसी ने हमरे साथ ये किया है, जानबूझ कर बा। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे लो, सारा काम खराब कर दिया उस नटखट बहू को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं तो सच मान बैठा था कि आज हम पर पैसों की भारी वर्षा होने वाली है, पर ये सब तो एक ख्वाब रह गए। चलो चलो सब अपने घर चलते हैं। ये तमाशा देखकर हरिया बौखला जाता है और वंदना के दरवाजे पहुंचकर उसे खूब खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। तभी वंदना अपनी बहू का कान पकड़कर उसे अंदर लाकर बोलती है, अरे बहू, तू और कितनी बार मेरी गर्दन नीचे झुकवाएगी? अरे अब तो अपना नटखट पने जैसी हरकतें छोड़ दे। तू कोई कृष्ण भगवान नहीं है जो तेरी हरकतों को देखकर सब भूल जाएंगे। माँ जी छोड़िए ना, मुझे दर्द हो रहा है, कान पर बहुत तेज मरोड़ दिया आपने। हाँ, तुझे पता तो लगना चाहिए कि तूने क्या किया है। गांव वाले तेरे नटखट पने से हरिया चाचा के दरवाजे पर खड़े थे। माँ जी आपने देखा नहीं, उसने पिछली बार आपको पैसों का घमंड दिखाया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बहू, रात गई बात गई। तभी उसका पति विपिन आ जाता है और वह बोलता है, माँ अब तो छोड़ दो मेरी पत्नी को। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दिया। अनीता बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो ना। अभी लाई। ये बोलते ही अनीता रसोई से खाना लाकर परोस देती है। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो वह चुपके से नकली छिपकली टेबल पर डाल देती है। तभी वंदना धोती पकड़कर सोफे पर चढ़ जाती है और विपिन कुर्सी पर खड़ा हो जाता है। बहू बहू, छिपकली छिपकली हटा दे बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझ पर चढ़ ना जाए। माँ, छिपकली, मम्मी। अरे विपिन, माँ जी आप दोनों कितने डरपोक हो, नकली छिपकली से डर गए, और ये छिपकली नहीं छिपकली होता है, देखिए। अरे अरे फेंक उसे। अच्छा तो ये तेरा किया धरा है बहू, तू बाज नहीं आने वाली है ना, न गांव के लोगों को छोड़ेगी ना हमें। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों को डरा दिया। आप तो जानते हो मैं कितनी नटखट बहू हूँ आपकी। ऐसे ही वक्त बीतता है और अनीता का नटखट करना बंद नहीं होता। वह किसी न किसी को अक्सर परेशान किया करती थी, घर में तो कभी गांव में। ऐसे ही एक दिन गांव में जागरण हो रहा था। जब प्रसाद बांट रहा था तो अनीता खीर में छिपकली को गिरते हुए देख लेती है, जिससे वह पूरी खीर जहरीली बन गई थी। वह प्रसाद कुछ लोगों में बंट चुका था। तभी चिल्ला चिल्ला कर अनीता उन सब को प्रसाद खाने से मना करती है और गिरा देती है।
अरे प्लीज कोई भी प्रसाद को मत खाना, फेंक दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रही है, तूने प्रसाद क्यों फेंक दिया? हाँ हाँ, क्यों फेंक दिया? तभी अनीता उस खीर का बड़ा भगोना जमीन पर पलट देती है, जिसमें वह मरी हुई छिपकली सबके सामने आ जाती है। अब आप लोगों को समझ आया कि मैं आपको क्यों मना करी थी, ये सब खाकर आपकी जान भी जा सकती थी। शुक्रिया अनीता, तूने तो हम सबको बचा लिया, वरना हमारा क्या होता इस जहरीली खीर को खाकर। हाँ हाँ, शुक्रिया बेटा, तू चाहे कितनी भी नटखट हो लेकिन समझदार भी बहुत है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये दिन भी देखने को नसीब हुआ है कि ये सभी लोग मेरी बहू की तारीफ कर रहे हैं, जो मेरी बहू से कभी परेशान थे। इस तरह गांव वाले अनीता का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर से अनीता सबको परेशान करने लगती है। चल आजा, अपने दाहिने पांव से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। हेमा की बात सुनकर उसकी बहू गृह प्रवेश करती है। हेमा की नई बहू की बात की जाए तो प्रीता सर्वगुण संपन्न और सुशील थी, पर उसकी सुंदरता की बात की जाए तो वो इस चीज में मार खा गई। आखिर उसकी सुंदरता को लेकर क्या बात थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन तक प्रीता के इस रूप के बारे में किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उसके 16 श्रृंगार ने उसकी इस बदसूरती को छुपा दिया था। 15 दिन के भीतर ही उसकी झुलसी हुई शक्ल सामने आने लगी, जिससे वो घूंघट करने लग गई। प्रीता घूंघट करके पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सास हेमा बोलती है, अरे बहू, आज तू घूंघट करके पोछा क्यों लगा रही है? रोज तो तू बिना घूंघट करे ही रहती है। वो कुछ नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि नई बहू को ससुराल में घूंघट करके रहना चाहिए। पहले मुझे याद नहीं आया था, अभी याद आया तो ही घूंघट कर लिया। अच्छा, मुझसे पूछ लिया कर तू ये सब। जी जी माँ जी। जरा ध्यान से पोछा लगाइयो, कहीं इधर उधर गिर पड़े घूंघट में। जी माँ जी। ऐसा कहते ही प्रीता घर के सारे काम घूंघट में ही करती है, चाहे खाना बनाना हो या कपड़े धोना हो। एक दिन प्रीता खुद को अपने कमरे में बंद करके शीशे के सामने मेकअप करती है, पर उसके मेकअप से उसकी बूढ़ी शक्ल कहाँ ढक पाती, इसलिए वो और क्रीम पाउडर लगाने लगती है। मुझे ठीक से मेकअप करके अपने चेहरे की झाइयों को ढकना ही होगा। मैं अपने ससुराल वालों को अपनी बुढ़िया जैसी शक्ल नहीं दिखा सकती हूँ। मैं मेकअप कर रही हूँ तो मेरा राज छुपा हुआ है, पर अब ये मेकअप भी साथ नहीं दे रहा। मेरे चेहरे की झाइयाँ दिखने लगी हैं। मेरी 24 साल की उम्र इस बीमारी से 50 साल की बुढ़िया लग रही है। और क्रीम लगा लेती हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा? मेरी झाइयाँ अभी दिख रही हैं, कुछ नहीं हो रहा। प्रीता के इतना मेकअप लगाने पर भी कुछ नहीं होता और वो गुस्से से दर्पण को तोड़ देती है। तभी आवाज सुनकर हेमा कहती है, अरे बहू, ये कैसा अजीब सा शोर हो रहा है? कुछ टूट फूट गया है क्या? दरवाजा खोल। वो माँ जी, मुझे चक्कर आ गए थे, हाथ लगने से शीशा टूट गया है। मैं अभी साफ करके आती हूँ, आप जाइए। ठीक है, जब काम से फ्री हो जाए तो मेरे लिए चाय बना दियो। जी माँ जी, आती हूँ मैं। कुछ देर बाद प्रीता अपनी सास को चाय बनाकर देती है। तभी पड़ोसन सरोज आती है और प्रीता उसे भी चाय देती है। अरे ओ सरोजड़ी, तू अचानक से कैसे आ पड़ी? बता देती तो अपनी बहू से शाही भोग बनवा कर रखती तेरे लिए। अरे नहीं, तू तो जानती है कि मैं ब्रेकिंग न्यूज हूँ, जो आज तक चैनल की तरह किसी के भी घर में अचानक से आ जाती है। वाह, पर यहाँ तुझे कोई न्यूज नहीं मिलने वाली, तो चाय पीकर चली जाइए, ओके? वाह बहू, चाय तो बहुत कड़क है, पर मुझे तेरी शक्ल देखनी है। चल घूंघट हटा दे, वैसे भी यहाँ हम तीनों ही तो हैं। अरे आंटी जी, मैं बहुत आज्ञाकारी बहू हूँ, घूंघट नहीं हटा सकती। हटा दे बहू, मुझसे कैसी शर्म। अरे नहीं आंटी जी, ये ठीक नहीं है। जरूर दाल में कुछ काला है, इसलिए यह घूंघट नहीं हटा रही है, पर मैं भी आज तक एक्सप्रेस हूँ, इसकी शक्ल देख कर ही जाऊंगी। अरे बहू, मेरी बात मान और हटा दे ये नकाब। जैसे ही प्रीता का असली बुढ़िया जैसा चेहरा उन दोनों बुढ़ियाओं के सामने आता है तो सरोज कहती है, ओहो, तो ये बात है, इसलिए हेमा तेरी बहू घूंघट नहीं हटा रही थी। देख, इसकी शक्ल मेरे से मिल रही है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये 15 दिन पहले ब्याह हुई एक शादीशुदा बहू है। पूरी 50 साल की बुढ़िया लग रही है। बहू,
ये सब क्या है? तेरी इतनी बुढ़िया जैसी शक्ल क्यों हो रही है? कुछ दिन पहले तो तू बिल्कुल बड़ा की खूबसूरत थी, अचानक से बुढ़ापा कैसे आ गया? तेरे बेटे की शादी तूने एक बुढ़िया से कराई है, इसलिए तू मुझे अपनी बहू की शक्ल नहीं देखने दे रही थी ना। लेकिन मैं भी आज तक एक्सप्रेस हूँ, इस मोहल्ले के सच का पता लगा ही लेती हूँ। अपनी बकवास बंद कर, मैं इस बात से खुद अनजान थी, तो ऐसा मत बोल और जा यहाँ से। जा ही रही हूँ। वैसे बहू, हम बुढ़ियाओं का एक चुगली ग्रुप है, तू चाहे तो मैं तुझे उस व्हाट्सएप चुगली ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। बस बहुत हुआ। तभी हेमा की इस बात से सरोज अपने घर चली जाती है और प्रीता अपने कमरे में जाकर रोती है। उसकी ऐसी शक्ल देखकर हेमा को बहुत गुस्सा आता है और ये बात वो अपने बेटे को भी बता देती है। महीना बीत जाता है और उसके सास और पति उससे घृणा करने लगते हैं। प्रीता से नौकरों की तरह काम करवाकर उस पर अत्याचार करते हैं, उसे बुढ़िया का ताना देते हैं। रात में सब एक साथ डिनर कर रहे थे, तभी बुढ़िया जैसे हाथ को देखकर सुनील खाना फेंक कर कहता है, बस माँ, अब मैं और इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकता। इसकी बुढ़िया जैसी शक्ल, हाथ और बाल भी सफेद हो रहे हैं, मुझे घिन आती है। सुनो प्रेमा, आज के बाद मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, पर एक बार भी आप दोनों ने मुझसे पूछने की कोशिश की कि क्यों मेरी दशा ऐसी हो रही है। मेरे आई बाबा इतने गरीब थे कि वह मेरी इस गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाए और उसके इलाज ना होने से मैं दिन पर दिन बूढ़ी अवस्था में आती जा रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप मेरा ये इलाज बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि जब ये बात आपके सामने आई तो भी आपने मुझसे कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। बहू, हमें माफ कर दे, हम तेरा दुख दर्द समझ नहीं पाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माँ का फर्ज निभा नहीं पाई मैं। प्रीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, अब आप मेरा दुख दर्द समझ गए होंगे तो माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। 2 दिन बाद दरवाजे पर एक तपस्वी भिक्षा मांगने आते हैं। तभी घूंघट करते हुए प्रीता उन्हें आटा देती है। तब उसके हाथ देखकर तपस्वी बाबा कहते हैं, अरे पुत्री, तुम्हारे हाथ इतने वृद्ध जैसे क्यों हैं? तुम तो कोई नई नवेली बधू लगती हो। जी बाबा जी, आपने सही समझा, लेकिन मैं अभागन हूँ, जिसकी शादी के बाद ही जिंदगी बेरंग हो गई। मेरे इस बूढ़ी शक्ल से सब नफरत करते हैं, कोई मुझे समझता नहीं है, सभी मुझे ताना कसते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पुत्री, तुम मुझे सारी बातें बता सकती हो। बाबा के ये कहते ही वो घूंघट हटाकर अपनी सारी आप बीती बातें बताती है। उसके एक एक आंसू को देखकर तपस्वी बाबा का दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं। प्रीता की बात सुनकर बाबा अपने हाथ में एक जादू से एक दर्पण लाते हैं और कहते हैं, बस बेटा, बस तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तू इस अड़ियल बीमारी से समाधान पा सकती है। ये लो जादुई दर्पण, जाओ, तुम सिर्फ एक बार ही खुद को दर्पण में देखकर मंत्र का उच्चारण करना। मम दर्पण मम सुंदरम अस्ते, जादुई दर्पण मम यौवनः अस्ते। इसका जाप करना। शुक्रिया बाबा जी। ऐसा कहकर वो बाबा चले जाते हैं। अगले पहर प्रीता खुद को उस दर्पण में देखकर वही मंत्र बोलती है, मम दर्पण मम सुंदरम अस्ति जादुई दर्पण मम यौवनः अस्ति। उसके ये कहते ही दर्पण में से एक रोशनी निकलकर उसके सिर से लेकर पांव तक जाती है, जिससे वो पहली जैसी जवान रूप में आ जाती है और कहती है, अरे, मेरे चेहरे की सारी झाइयां और ढीलापन चला गया है। मैं बिल्कुल पहले जैसी कौमार्य रूप की लग रही हूँ। लगता है ये सब उन बाबा की चमत्कारी दर्पण की वजह से हुआ है। शुक्रिया बाबा, अब आपके सामर्थ्य से मैं एक नए जीवन अपने ससुराल वालों के साथ जी पाऊंगी। मुझे फिर से वह बुढ़िया के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अपने चेहरे की रंगत देखकर वो खुशी से झूम पड़ती है और अपने सास और पति के पास जाती है, तो वो दोनों इस दमकते रूप को देखकर कहते हैं, अरे प्रीति, तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ऐसा क्या किया तुमने? हाँ बहू, तू तो बहुत चमक रही है। अब तो मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही। माँ जी, भगवान जी ने मुझे खुद ही ठीक कर दिया। पर बहू, मैं तुझे उस रूप में भी अपना चुकी थी, क्योंकि इंसान की सारी पहचान उसकी बाहर की रंगत नहीं, उसके दिल का मीठा स्वभाव होता है, जो कि तुझ में है। शुक्रिया माँ जी, आपने मुझे हर रूप में अपनाया है। इस तरह प्रीता उस जादुई दर्पण को मिट्टी में दबा देती है और अपने ससुराल के साथ खुशी खुशी रहती है।
ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका प्यार पर से विश्वास उठ चुका था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जिंदगी में वो दो मोड़ आए। एक, जब उसे प्यार हुआ। दूसरा, जब उसके सबसे अजीज इंसान से उसकी तकरार हो गई। ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तेज बारिश में मंजू बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। तभी एक कार उसके मुंह पर कीचड़ उछाल देती है। तभी वह गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, अरे पागल हो क्या? दिखाई नहीं देता? कार में बैठोगे तो कुछ भी करोगे क्या? मंजू के इतना कहते ही वह कार पीछे की ओर आती है। तभी कार से लक्ष्य बाहर निकलता है तो उसे मंजू का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं देता और कहता है, सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे पता नहीं था वहाँ पर गड्ढा है। तुम्हारे सॉरी से क्या मेरे कपड़े और शक्ल साफ हो जाएगी? आप मेरे साथ मॉल चलिए और दूसरी ड्रेस ले लेना। लक्ष्य इतना कहता है कि बारिश और तेज हो जाती है जिससे मंजू का चेहरा साफ हो जाता है। तभी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं और मंजू कहती है, अच्छा ठीक है चलिए। तभी मंजू लक्ष्य की कार में बैठकर उसके साथ मॉल जाती है जहां वह अपने ड्रेस चेंज करके खुद को ठीक कर लेती है। मंजू को इस ड्रेस में देखकर लक्ष्य का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मंजू और जोर से चीख मारती है, सॉरी, ज्यादा भीगने की वजह से मुझे जुकाम हो गया है। शायद नहीं, सच में ही आपको जुकाम हो गया है। आइए दोनों कॉफी पीते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एज अ फ्रेंड आप साथ में कॉफी पी लीजिए, आपके जुकाम के लिए भी अच्छा है, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है चलिए। इस तरह दोनों सीसीडी जाकर गरम गरम कॉफी पीते हैं। इसी बीच दोनों की बात चलती है। कॉफी के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे मेरा नाम लक्ष्य है, और आपका? जी मेरा नाम मंजू है। वैसे आप कहाँ रहते हैं? यहीं पास में आर्य समाज कॉलोनी में। ओह रियली? यहीं तो मैं भी रहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? सच में? हम पहले तो कभी नहीं मिले इतने टाइम से। हाँ ये बारिश का मौसम ही है जिसने हम दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया। हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं, जिस दौरान दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं और दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो जाता है। लेकिन दोनों में से किसी ने इजहार नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन मंजू खुद से बात कहती है, बस अब मैं और उसके बिना नहीं रह सकती। आज मैं उसे इजहार कर ही दूंगी। मंजू उसे कॉल करके एक नदी किनारे बुलाती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और एक साथ कहते हैं, मंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लक्ष्य। आई लव यू टू। क्या तुम भी? तो बुद्धू पहले क्यों नहीं बताया? पगलू, तुमने भी तो नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद हम दोनों खुश रहेंगे। हाँ तो चलो सेलिब्रेशन करने चले। इस तरह दोनों पिज्जा हाउस जाकर पार्टी करते हैं, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। वक्त बीतता जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन फिर काम की वजह से लक्ष्य मंजू को टाइम नहीं दे पा रहा था। मंजू से ज्यादा उसके लिए काम इम्पोर्टेंट हो गया था। ऐसे ही एक दिन मंजू से कॉल पर कहती है, लक्ष्य, हमें 2-3 महीने हो चुके हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आखिर कब आओगे तुम? पास रहकर भी अब तुम ना मुझसे मिलते हो ना बातें करते हो, बस दूर होते जा रहे हो। आई नीड योर टाइम। मंजू, मैं जो भी कर रहा हूँ ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। तुम्हारी इन बातों से मुझे अकेलापन महसूस होता है। लगता ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई है। अरे टिपिकल लड़कियों की तरह बातें करना बंद करो। अब 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूं और बाबू शोना करता रहूं, यही रह गया है क्या मेरी जिंदगी में? What? ठीक है फाइन, तो आज से तुम्हारा ये बाबू शोना खत्म। ब्रेकअप। तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। ओके फाइन, ब्रेकअप। जब तुम मुझे समझ नहीं सकती तो मैं भी क्यों समझूं? इस तरह दोनों गुस्से से कॉल काट कर रख देते हैं। उसके बाद कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता, न बात करने की कोशिश। धीरे धीरे मंजू डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत रोने लगती है। नींद ना आने की वजह से वह रोज नींद की गोलियां खाती है और एक रात को कहती है, लक्ष्य, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? चाहा इतना टूट कर तुम्हें, यूं वक्त ना लगा तुम्हें मुझे बिखेरने में। अब कभी समेट ना पाओगे तुम, क्योंकि कभी मिलूंगी ही नहीं मैं तुम्हें। जा रही हूँ बहुत दूर, मेरा प्यार अधूरा रह गया। ये बोलकर मंजू मुट्ठी भर नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे देती है। मरने के बाद मंजू चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य अपने काम में बिजी रहता है। मंजू की आत्मा उसे परेशान करती है। कभी उससे वह सीढ़ियों से गिरा देती है तो कभी ऑफिस के लिए लेट करवा देती है, जिसके लिए लक्ष्य को बॉस से बहुत डांट पड़ती है।
ये देखकर मंजू हंसती है। इसी जॉब के लिए तुमने मुझे छोड़ा था ना लक्ष्य, अब देखो यही जॉब तुम्हें कितनी तकलीफ देगा। मंजू ऐसा कहकर उसके काम की हुई फाइलों को गायब कर देती है, कभी सारे पेपर गीले कर देती है। ज्यादा गलती करने पर एक दिन लक्ष्य को जॉब से निकाल दिया जाता है और दुखी होकर कहता है, आज मुझे मंजू की बहुत याद आ रही है। आज वो होती तो मुझे संभालती। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये बोलकर लक्ष्य मंजू के घर जाता है तो वहाँ ताला लगा होता है। उसे ढूंढने पर आस पड़ोस से पता चलता है कि मंजू मर चुकी है। ये सुनकर लक्ष्य पागल हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मंजू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वापस आ जाओ। लक्ष्य उसी नदी के पास जाकर अपने वॉलेट से उसकी फोटो निकालकर उसे याद करता है। तभी चुड़ैल मंजू उसे मारने जाती है कि उसके हाथ में अपनी फोटो देखकर रुक जाती है। मंजू, मुझे माफ कर दो, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। मुझे सच में तुम्हें वक्त देना था। इतना भी खफा क्यों हो गई तुम मुझसे कि इस दुनिया से ही चली गई? लक्ष्य तो आज भी मुझसे प्यार करता है। मुझे लगा कि मुझे भुला दिया उसने। मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मंजू मेरे यहीं आसपास है। तभी मंजू उसके सामने आकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, लक्ष्य, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हें ज्यादा ही कह दिया, तुम्हें परेशान किया, तुम्हें समझ नहीं पाई। मंजू, मंजू, तुम वापस कैसे आ सकती हो? तुमसे प्यार इतना करते थे कि मरने के बाद भी दूर नहीं रह पाए, लेकिन इस बीच तुमसे नफरत करके मैंने तुम्हें जॉब से निकलवा दिया। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। कोई बात नहीं मंजू, यही मेरी सजा है। पर अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी लक्ष्य तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी ब्रेकअप स्टोरी को फिर से लव स्टोरी में बदलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगे? हाँ मंजू, जरूर। अब से मेरा सारा वक्त तुम्हारा है। ये कहते ही दोनों एक दूसरे के साथ पहले की तरह समय व्यतीत करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन रोते हुए मंजू कहती है, लक्ष्य, आज तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। मेरी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब मेरा जाने का समय आ गया है। नहीं मंजू, मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्य, दूर हो रही हूँ लेकिन रहूंगी तुम्हारे पास ही। जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, बाय। ये कहकर मंजू गायब हो जाती है। लोगों का मानना है कि जब जब लक्ष्य मंजू को याद करता था वह उसके पास हमेशा आया करती थी।